हेलो दोस्तों। देखिए, मैंने युद्ध पर कई विश्लेषण किए हैं, पर यकीन मानिए, इसे इतना करीब से, इतना पर्सनली कभी महसूस नहीं तो किया। सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए, आज इसी पूरी सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हुआ ये है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई छोटी मोटी एक दिन की स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक फुल स्केल हमला है। और इस हमले की सबसे सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं, बल्कि खुद ईरान के सरकारी टीवी ने की है। इस हमले का मकसद क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया। उनका कहना था कि टारगेट था ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। उन्होंने कहा, जो लोग सारे फैसले लेते हैं उनमें से ज्यादातर जा चुके हैं। मतलब ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडरों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया है। अब जाहिर है, ईरान चुप तो बैठने वाला था नहीं। जवाब में ईरान ने भी एक बहुत बड़ा जवाबी हमला किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और ये हमला सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में फैल गया। ईरान का जो जवाब था वो बहुत तेज और बहुत फैला हुआ था। मिसाइलें सिर्फ इजराइल पर नहीं, बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, मतलब पूरे खाड़ी क्षेत्र पर दागी गई। यहाँ तक कि इस इलाके में मौजूद 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस भी निशाने पर थे। आप हमले के पैमाने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूएई पर 1137 मिसाइलें दागी गईं। जरा सोचिए, 1137 मिसाइलें। और इतना ही नहीं, मिसाइलों के अलावा यूएई पर 209 ड्रोन से भी हमला करने की कोशिश की गई, जो दिखाता है कि ये जवाबी हमला कितना इंटेंस था। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर ये रही कि यूएई का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमाल का निकला। उसने लगभग सारी 1137 में से 1132 मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। हालांकि जो भी नुकसान हुआ वो ज्यादातर इन रोकी गई मिसाइलों के मलबे के गिरने से हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसका हम पर क्या असर? लेकिन सच तो ये है कि ये संघर्ष सीधे सीधे भारत को प्रभावित कर रहा है, और इसके मानवीय और आर्थिक दोनों तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए, खाड़ी के इन देशों में 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। इस हमले ने उन सबको सीधे सीधे इस संघर्ष की आग में धकेल दिया है। और दूसरी बड़ी चिंता है तेल की। भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते से मंगवाता है। और अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो सोचिए भारत की तेल सप्लाई का क्या होगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। एक्सपर्ट्स तो अभी से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तेल सप्लाई में जरा भी रुकावट आई तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, शिपिंग की लागत बढ़ जाएगी और महंगाई काबू से बाहर हो सकती है। ये वाकई एक बुरे सपने जैसा है। इस हमले की टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमले से ठीक 2 दिन पहले ही इजराइल के दौरे से लौटे थे। इसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन क्या ये आधिकारिक वजह ही पूरी कहानी बताती हैं, या इसके पीछे कुछ और है? चलिए, इस बात को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। इस पूरे मामले की सबसे दर्दनाक, सबसे दिल दहला देने वाली बात पता है क्या है? ईरान के मिनाब शहर में एक प्राइमरी स्कूल पर, जहां छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती थीं, उस पर बम गिराया गया, जिसमें कम से कम 100 बच्चों की जान चली गई। और विडंबना देखिए, इस घटना के बाद भी इजराइल का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ट्रंप का ये ट्वीट इस हमले के असली मकसद यानी शासन परिवर्तन को बिल्कुल साफ कर देता है। वो ईरान के लोगों को लिखते हैं, जब हम अपना काम खत्म कर लें तो तुम लोग अपनी सरकार संभाल लेना। ये स्क्रिप्ट, ये लाइनें कई सुनी सुनी सी लगती है ना, बिल्कुल 2003 के इराक युद्ध जैसी। दलील ये दी जा रही है कि ये सब कुछ ईरान के लोगों की भलाई के लिए, उन्हें शांति और लोकतंत्र देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी बाहरी ताकत का इस तरह से दखल देना क्या वाकई हालात को बेहतर बनाता है? याद कीजिए, लीबिया और इराक का क्या हुआ। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद वहां क्या शांति आई? नहीं, वहां तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए, अस्थिरता और आतंकवाद बढ़ गया।
और अब सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान का भविष्य भी लीबिया और इराक जैसा न हो जाए। ये संघर्ष हमें एक बहुत ही मुश्किल दुविधा में लाके खड़ा कर देता है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, और ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या किसी तानाशाह को हटाने से हमेशा शांति ही आती है, या फिर ये एक और ज्यादा खतरनाक, एक और ज्यादा अनिश्चित भविष्य की बस एक शुरुआत है?